हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कॉम्पिटिटर्स। आप देख पा रहे हैं केमिस्ट्री की क्लास, और केमिस्ट्री की क्लास में हम देखेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटोलॉजी का जो चैप्टर चल रहा है उसमें हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की। ठीक है, धातु की बात पिछले 3 क्लास में हम कर चुके हैं। पिछला 3 क्लास आप जाके देख सकते हैं, धातु की बात हो चुकी है। आज की क्लास में अधातु की बात हम करेंगे, तो क्या क्या देखेंगे वो हम देख लेते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, देर नहीं करते हैं। तो हम बात करेंगे अधातु। या जिसे क्या कहा जाता है भाई, नॉन मेटल्स। चलिए इनकी परिभाषा पर चलते हैं। सबसे पहले इनकी परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। देखिए, जैसे कि हम पढ़े थे किसके बारे में भाई, धातु के बारे में, तो धातु की परिभाषा देखे थे हम। उसी प्रकार अधातु की भी परिभाषा हम यहाँ पर लिखेंगे, देखेंगे। चलिए, तो हम क्या कह सकते हैं कि वे तत्व या वह तत्व जिसमें हम लिखते हैं वे तत्व जो, या जिसमें लिख देते हैं। चलिए, वे तत्व जिसमें चमक रहित, ठीक है, तन्यता रहित, ठीक है, वे तत्व जिसमें क्या है, चमक रहित, तन्यता रहित, गलनांक क्वथनांक कम होता है, गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है, एवं ठोस और गैस अवस्था में पाई जाती है, गैस अवस्था में पाई जाती है, और ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, विद्युत का कुचालक है। क्या है भाई, कुचालक है। क्या कहलाता है, अधातु कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, अधातु कहलाता है। ठीक है, चलिए देखिए, यहां पर मैंने क्या लिखा डेफिनेशन की, वे तत्व जिसमें चमक रहित हो। कहने का मतलब ऐसे तत्व जिसमें चमक ना हो, ठीक है, चमक ही ना हो, जो चमकता ना हो। तन्यता रहित हो, कहने का मतलब उसमें तन्य देखने को नहीं मिलता। ठीक है, इसको अगर खींच के तारनुमा संरचना हम करने की कोशिश करें तो वो भंगुर होते हैं, वो चूर चूर हो जाएगा, खींच नहीं पाए, ठीक है, टूट जाएगा। साथ ही साथ आघातवर्धनी नहीं होता, ठीक है, आघातवर्धनी भी नहीं है। इसमें आप जोड़ सकते हैं आघातवर्धनी रहित, इसमें आप और जोड़ सकते हैं, खैर मैं लिख दिया तो आप यहां पर जोड़ सकते हैं आघात वर्धनी रहित।
गलनांक और क्वथनांक जिसका कम होता है, गलनांक और क्वथनांक जिसका कम होता है, ठोस और द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखिए जो अधातु है ठोस और द्रव अवस्था में पाई जाती है, एक अपवाद है जो मैं बताऊंगा आगे, सॉरी ठोस और गैस अवस्था में पाई जाती है, एक अपवाद जो मैं बताऊंगा आगे, और वो है द्रव अवस्था में पाई जाती है, जो किसको कहते हैं, ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन किस अवस्था में पाई जाती है भाई, ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कई बुक में ये डेफिनेशन ये भी लिखा है कि वे अधातु है जो ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है, लेकिन अपवाद को हम नहीं लिखेंगे, ठोस और गैस अवस्था में पाई जाती है जो है मेनली। ठीक है, द्रव सिर्फ एक ही है, वो है ब्रोमीन, वो अपवाद के रूप में, तो उसको हम पढ़ेंगे बाद में। एवं ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है भाई, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, कुचालक। क्या लिख दिया मैं भाई, कुचालक है यार, कुचालक होते हैं, अधातु कहलाते हैं। ठीक है, या फिर हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, या इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि वे तत्व जिनमें या जिनके परमाणु, वे तत्व जिनके परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन, ठीक है, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्या कहलाता है भाई, अधातु कहलाता है। क्या कहलाता है, अधातु कहलाता है। सिंपल सी बात है, मैंने क्या कहा कि वे तत्व जिनके परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाता है। ये भी इनकी परिभाषा होगी। तो जैसे कि हम वहाँ देखें धातु वाले जो चैप्टर में, धातु वाले पार्ट में, तो ये परिभाषा जो है किसके आधार पर थी, भौतिक गुणों के आधार पर। तो यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ ये जो है किसके आधार पर है, भौतिक गुण के आधार पर, गुण के आधार पर इसकी परिभाषा है। यहाँ की जो परिभाषा है वो रासायनिक गुण के आधार पर है। किसकी, रासायनिक गुण के आधार पर। तो दोनों की परिभाषा देख लीजिए। ठीक है, अधातु की और धातु की तो लगभग सेम है। लगभग सेम कैसे, कहने का मतलब है यह चमक है वहां पर, ठीक है, धातु में यह चमक रहित है, वहां आघात वर्धनी होता था, यहाँ जो है आघात वर्धनी रहित है, वहां तन्यता होता था, यहाँ तन्यता रहित है, वहाँ जिनका गलनांक और क्वथनांक हाई होता था, ठीक है, यहाँ पर गलनांक क्वथनांक बहुत कम होता है। ठीक है, वो ठोस अवस्था में प्रॉपर पाए जाते हैं, ये ठोस गैस अवस्था में पाया जाता है और ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऊष्मा विद्युत का वहाँ पर सुचालक होते हैं। ठीक है, धातु जो है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होते थे, यहाँ पर इसका कुचालक है। यहाँ पर अगर चले रासायनिक गुण के आधार पर, तो वे तत्व जिनके परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, वहाँ इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करते थे, धनायन बनाते थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। ठीक है, तो बस थोड़ा मेजर डिफरेंस है यहाँ पर इन दोनों के बीच। चलिए, तो ये है इनके धातु की परिभाषा, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं।
अब बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसे धातु की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इनकी भी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे अधातु के गुण, या जिसे कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में हम यदि बात करें तो किस प्रकार से हम बात करेंगे। एक तो प्रॉपर्टी कैसे होगी, इसको थोड़ा अच्छे से लाइन खींच देता हूं। चलिए, एक तो आपका किसके आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर रहेगा। भौतिक गुण के आधार पर कहने का मतलब भौतिक प्रॉपर्टी या भौतिक गुण। अधातु के भौतिक गुण, मैं सीधा लिख सकता हूं इसको, अधातु के भौतिक गुण, या जिसे हम बोल सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। और दूसरा हम देखेंगे किसके आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर। तो उसको हम लिख सकते हैं अधातु के रासायनिक गुण। इसको हम बोल सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। चलिए, इसमें हम बात करेंगे, ठीक है, अवस्था की। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले भौतिक अवस्था कि वो ठोस है, द्रव है, गैस है। दूसरी प्रॉपर्टी होगी चमक विहीन की। तीसरी प्रॉपर्टी होगी तन्यता रहित। चौथी प्रॉपर्टी होगी आघात वर्धनी रहित। पांचवी प्रॉपर्टी होगी गलनांक एवं क्वथनांक। ठीक है, छठी प्रॉपर्टी होगी ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक। चलिए, तो ये है इनकी प्रॉपर्टी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज पर, तुम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, पहली बात। दूसरी बात इसमें हम बात करेंगे, ठीक है, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत
ऋणात्मकता, ऋणात्मकता। तीसरी यहाँ पर हम देखेंगे ऑक्सीजन एवं जल से अभिक्रिया, ऑक्सीजन एवं H2O से अभिक्रिया, H2O से अभिक्रिया। ठीक है, वो हम बात, क्योंकि स्पेस नहीं तो मैं लिखूंगा नहीं, तो वहाँ हम जब देखेंगे तब आपको पूरा पता चल जाएगा। क्लियर है बातें? चलिए, तो एक एक करके हम बात करेंगे, अधातु के भौतिक गुणों की हम चर्चा करेंगे। हाँ, मैं बता दे पहले, ये मैं दिखा देना चाहता हूँ आपके अधातु को। थोड़ा हम बात कर लेते हैं और किस पर, चलिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको ये वाला लेते हैं, ये थोड़ा क्लियर है। चलिए, अगर पीरियोडिक टेबल में देखा जाए, ठीक है, यदि हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो क्या दिखाई देता है भाई? क्या देखना है हमें? हमें देखना है अधातु। और देखिए, आप देख सकते हैं ये पूरे के पूरे क्या है? अधातु है। ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से आपके है ये 1 2 3 4 5 6 7 और 20। ठीक है, तो ये लगभग आप जो देख पा रहे हैं, कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कलर सही रहेगा। ये पूरा क्या है? अधातु है। देखिए नंबर कितने, देखिए गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये लेकर हो गया आपका 20। कौन? हाइड्रोजन। अब दिक्कत यहाँ पर भाई साहब ये है कि हाइड्रोजन एक तो एस ब्लॉक में रखे हुए हैं। किस ब्लॉक में रखे गए हैं? एस ब्लॉक में। ये सभी रखे गए हैं पी ब्लॉक में। किस ब्लॉक में? पी ब्लॉक में। हाइड्रोजन को हम एस ब्लॉक में, हाइड्रोजन को हम रखे हैं। हाइड्रोजन के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। हालांकि मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ।
हाइड्रोजन के बारे में ये कहा जाता है कि ये आवारा तत्व है, आवारा तत्व। और आवारा तत्व क्यों है? क्योंकि स्थान इसका फिक्स नहीं है। फिक्स इसलिए नहीं है कि देखिए, ये अगर अधातु है, ये पूरा क्या है, ये अधातु है, ये यदि अधातु है और ये दोनों क्या है, यहाँ पर जितने हैं वो धातु है, क्या है, धातु है। और यहाँ पर ये क्या है, हाइड्रोजन जो है गैस है और साथ ही साथ ये अधातु है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, या फिर भाई साहब आप क्या करते, इसको पीरियोडिक टेबल बनाने वाले भाई साहब आप क्या करते कि आवारा तत्व है हाइड्रोजन, इसलिए आवारा तत्व कहा जाता है क्योंकि इसका स्थान फिक्स नहीं। हाइड्रोजन को आपको रखना चाहिए था कहाँ पर, इस स्थान पर। किस स्थान पर रखना चाहिए था? आपके अधातु वाले क्षेत्र में, क्योंकि जितने अधातु ये अलग से साइड कर दिया गया है। लेकिन चूंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तहत अगर देखा जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है, 1s1। इसका मतलब क्या है, ये एस ब्लॉक में इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, एक ही। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में जा रहा है, इसलिए भाई साहब ने एस ब्लॉक में रख दिया। लेकिन आप ये भी सोचिए ये अधातु है, क्या है, ये अधातु है। दूसरी बात, ठीक है, एक और चीज किस पर दिक्कत हो गई, दिक्कत किस पर है, ये हीलियम पर है। हीलियम को रखना चाहिए था एस ब्लॉक में, रखा गया है पी ब्लॉक में, और वो अधातु के आधार पर रखा गया है, अक्रिय गैस के कारण रखा गया है, ठीक है। किसके कारण, ये पूरा क्या है, अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस के कारण रखा गया है। क्या ये अक्रिय गैस है? तो अक्रिय गैस के कारण इसको इस 18वें वर्ग में रखा गया है। लेकिन अगर अब ब्लॉक के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं कि भाई साहब हाइड्रोजन को आपने एस ब्लॉक में आपने धातु के साथ रखा, ठीक है, धातुओं के साथ रखा, क्षारीय धातुओं के साथ रखा। क्यों? क्योंकि ये एस ब्लॉक में इसका इलेक्ट्रॉन जाता है। तो आप हीलियम को भी रखिए ना भाई। हीलियम का अगर देखें तो हीलियम की बात करें तो इसका भी क्या है, 1s2। तो इसका भी अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, एस ब्लॉक में जाता है, और रखते हैं आपको पी ब्लॉक में। और कारण क्या बताए कि भाई अक्रिय गैस के कारण मैं ये इसको पी ब्लॉक में रखा हूँ, और अधातु है तो रखा हूँ। तो जब अधातु है तो आप पी ब्लॉक में इधर रखें, तो जो हाइड्रोजन अधातु तो उसको यहाँ क्यों नहीं रखे, ठीक है। तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न है, किसको लेकर, दोनों को लेकर, हीलियम और हाइड्रोजन को लेकर। और इसी कारण जो हाइड्रोजन है वो आवारा तत्व कहे जाते हैं, ना घर के हुए ना घाट के, ना एस ब्लॉक के हुए ना अधातु वर्ग के हुए, इस प्रकार से, ठीक है। ये हम बात करेंगे। तो जितने हैं देख सकते हैं ये 19 और 20, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 और ये करके 20। तो मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही कि धातुओं की संख्या 91 है, अधातु की संख्या 20 है, और 7 है आपका उपधातु मेटलॉइड। ठीक है, क्लियर है बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आवारा तत्व किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को, कारण यही है। तो अब समझ में आया कितने हैं, ये सारे जितने भी पढ़ेंगे और इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके हम जो है जो मेन होगा, कहने का मतलब जैसे कार्बन है, कार्बन के अपरूप होते हैं, जैसे आपका हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होते हैं, ये अक्रिय गैस होते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ बताने वाला था, ध्यान से निकल गया, जो मैंने कहा था कि अधातु जितने हैं सभी या फिर गैस होंगे या फिर ठोस होंगे। तो कार्बन ठोस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, फ्लोरीन गैस है, ठीक है, और ये सभी सल्फर है, ये सभी गैस है, कुछ कुछ ठोस है, ये पूरा गैस है। तो यहाँ पर जो भाई साहब दिख रहे हैं ब्रोमीन, वो सामान्य अवस्था में किस अवस्था में पाई जाती है, ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। एक लौता है
क्या है, द्रव, क्या है, अपवाद है। क्या है भाई साहब, ये अपवाद है पूरे अधातु में, अपवाद है पूरे अधातु में, जो किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में मिलता है। क्या है, द्रव अवस्था में मिलता है। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा। चलिए मैं अपना चेहरा दिखा देता हूं भाई। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अधातु के भौतिक गुण के आधार पर उसकी प्रॉपर्टीज की हम चर्चा करेंगे। अधातु के भौतिक गुण, अरे यार, या जिसे कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। चलिए, इसमें सर्वप्रथम हम बात करेंगे किसकी, तो भौतिक अवस्था के आधार पर। क्या है, भौतिक अवस्था। तो देखिए, मैंने क्या कहा था, अधातु ठोस एवं गैस अवस्था में, गैस अवस्था में पाई जाती है, पाई जाती है। ठीक है, किस अवस्था में पाई जाती है भाई, ठोस और गैस अवस्था में क्या है, पाई जाती है। जैसे आपके अगर एग्जाम्पल देखा जाए, ठीक है, जितने हैं वो ठोस अवस्था में लगभग आपको देखने को मिलता है। जैसे आपका ठोस अवस्था में आपका क्या है, कार्बन है। गैस अवस्था में मैंने देखा हाइड्रोजन है, हीलियम गैस है, ठीक है, जेनॉन है, रेडॉन, बहुत सारे गैस। लेकिन इसके अपवाद भी है, मैंने जैसे कहा, क्या है, इसके अपवाद। और अपवाद क्या है भाई, कि ब्रोमीन द्रव अवस्था में प्राप्त होता है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्लियर है बातें। चलिए, तो ये चीजें याद रखिए भौतिक अवस्था के आधार पर। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, चमक विहीन। चमक विहीन। देखिए, अधातु क्या होते हैं, चमक विहीन होते हैं या चमक रहीन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, अधातु चमक विहीन होते हैं, चमक विहीन या चमक रहित, रहित होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी अपवाद है भाई सब। अपवाद कौन कौन से हैं, ठीक है, इसमें अपवाद है आपका आयोडीन है, ठीक है, आपका हीरा है, आपका ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट ये क्या है, ये चमक है इसमें, ठीक है, चमकदार है। क्या है, चमकदार है, कहने का मतलब है चमकता है।
चलिए, और हीरा ग्रेफाइट क्या है? ये कार्बन के अपरूप है भाई। ये क्या है? ये कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप। देखिए आगे चलते हैं। मैंने क्या कहा? एक होता है अपरूप या अपर रूप, ठीक है, क्या बोलते हैं? अपर रूप, ठीक है, अपर रूप। चलिए, अपरूप या अपर रूप किसे कहा जाता है? तो पहली बात इसको समझ लीजिए। देखिए, कार्बन के अपरूप है आपका हीरा है, आपका क्या है? ग्रेफाइट है। तो जिनके भौतिक गुण क्या हो? समान हो, एवं या फिर परंतु रासायनिक गुण क्या हो? भिन्न भिन्न हो या असमान हो, क्या कहलाता है? अपरूप कहलाता है, अपर रूप कहलाता है, ठीक है। जिसे क्लोन कहते हैं ना, ठीक है, वैसे टाइप उसका ही रूप है, ठीक है। क्या है? उसका ही रूप है। तो मैंने क्या कहा? कार्बन क्या है? कार्बन, और कार्बन के जो अपरूप हैं, एक तो हीरा है और दूसरा है ग्रेफाइट। इसके बारे में हम करेंगे बात। इसमें एक और चीज़ है, थर्ड नंबर का अगर हम बातें करें तो ऊष्मा और विद्युत का, ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक। तीसरी प्रॉपर्टी है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक। यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो जितने अधातु होते हैं, अधातु क्या होते हैं? ऊष्मा विद्युत का कुचालक होते हैं। ऊष्मा एवं विद्युत का क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। लेकिन यहाँ भी अपवाद है भाई साहब। अपवाद को मैं अलग कलर में दर्शा रहा हूँ। यहाँ भी क्या है? अपवाद है। अपवाद कैसा? कौन है अपवाद? अपवाद है आपका भी जस्ट पढ़ें, कार्बन का अपरूप कौन है? हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। तो कार्बन के अपरूप जो ग्रेफाइट है, ठीक है, वो जो ग्रेफाइट है वही क्या कहलाता है आपका, ठीक है, सुचालक है। क्या है? सुचालक है। क्या है? सुचालक है। तो आपको याद रखना है, ध्यान रखना कौन कौन सी बातें। एक तो पहले मैंने बताया भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस और गैस में मिलता है। जैसे कार्बन ठोस में मिलता है, ठीक है, बाकी लगभग गैस में मिलता है। द्रव में एक ही चीज़ मिलता है और वो है अपवाद, जैसे कि मैंने बताया। तो अपवाद को आप याद रखिए। दूसरी बातें, चमक विहीन होता है। कौन? अधातु। चमक इसमें नहीं होती, लेकिन इसमें भी अपवाद है। आयोडीन है, आपका हीरा है, आपका ग्रेफाइट है, ये चमकदार होते हैं जो कार्बन के अपरूप है। जब अपरूप की बात आ गई तो मैं बता ही दिया कि जिसके भौतिक गुण समान हैं परंतु रासायनिक गुण असमान है, क्या कहलाते हैं? अपरूप कहलाते हैं। जैसे कार्बन के अपरूप क्या है? हीरा और ग्रेफाइट। ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है कौन? अधातु। लेकिन इसमें भी मैंने क्या कहा? अपवाद है। और अपवाद कौन है? ग्रेफाइट अपवाद है जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है, जो कार्बन के अपरूप है। क्लियर है बातें? तो जो और कुछ है
चलिए नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट क्या है, चौथे नंबर पर हम बात करें गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्या है, क्वथनांक। यहां पर देखें तो अधातु के जो अधातु होते हैं, अधातु के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं, या इसको कम बोलने से अच्छा निम्न होते हैं। क्या होते हैं, निम्न होते हैं, निम्न होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने धातु के बारे में पढ़े, धातु का गलनांक क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, और गलनांक क्या है, क्वथनांक क्या है, मैं उस समय उस क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए, लेकिन मैंने कहा अपवाद तो होती है भाई, तो यहाँ पर भी अपवाद आपको देखने को मिलता है। अपवाद के रूप में आपके हीरा है, ग्रेफाइट है, कार्बन है, बोरॉन है, कार्बन, बोरॉन, हीरा, ग्रेफाइट क्या होते हैं, उच्च, जो उच्च गलनांक एवं क्वथनांक रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जो उच्च गलनांक और क्वथनांक रखते हैं वो क्या है, आपके ये अपवाद, जिसमें शामिल है कार्बन, बोरॉन, हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन, बोरॉन, हीरा और ग्रेफाइट क्या है, उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक वाले हैं। क्लियर है बातें। चलिए, तो ये 4 हो गए, 5वां 6वां और कुछ है, चमक तन्यता रहित। ठीक है, आघातवर्धनी तन्यता रहित एक बाकी है, मैं एक साथ लिख देता हूं। ठीक है, 5वें को आघातवर्धनी रहित या विहीन एवं तन्यता विहीन। अधातु क्या होते हैं, आघातवर्धनी रहित एवं तन्यता रहित होते हैं, तन्यता रहित या तन्यता विहीन होते हैं। ठीक है, आघातवर्धनी का मतलब मैंने समझाया था और तन्यता का मतलब मैंने समझा था। आघातवर्धनी कहने का मतलब है इसको ठोक पीट कर चादर की तरह, इसको ठोक पीट कर चादर की तरह इस प्रकार से फैला नहीं सकते। जैसे उस समय उसमें हम अगर देखें, किसमें देखें भाई, जब धातु की बात किए थे तो धातु में सबसे जो ज़्यादा सबसे जो उच्च आघातवर्धनी पाया जाता है वो कौन था, सोना था। और सोने को हम ठोक पीट कर ठठा कर उसको क्या करते हैं, चादर की तरफ बिछा सकते हैं। चाहे सोना हो, चाहे आपका चांदी हो, ये सारे क्या है, आघातवर्धनी होते हैं। तन्यता, तन्यता कहने का मतलब है किसी भी तत्व को हम खींचकर क्या कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, लेंथ को उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, तन्यता। लेकिन यहाँ पर तन्यता विहीन है। यहाँ पर अगर धातु को हम खींचेंगे तो क्या होगा, चूर चूर हो जाएगा, भंगूर होते हैं। क्या होते हैं, भंगूर होते हैं। क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा।
ठीक है। तो दोनों नहीं हो सकती, आघातवर्धनी भी नहीं हो सकती और तन्यता नहीं भी हो सकती, दोनों नहीं पाए जाते इसमें, ठीक है। तो 5 है प्रॉपर्टीज है किसके आधार पर भाई, भौतिक जो प्रॉपर्टी है उसके कितने हैं, 5 है जो है प्रॉपर्टी है, भौतिक प्रॉपर्टी किसके, अधातु के। तो ये आपको ध्यान रखना है। हो गई बातें, चलिए सॉरी, नेक्स्ट क्या है आपका, अधातु के रासायनिक गुण पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। रासायनिक गुण कौन कौन से हैं अधातु के। अधातु के रासायनिक गुण, या जिसे हम कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। इसमें हम क्या क्या देखेंगे भाई, एक तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति इनमें होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, तो जितने भी अधातु हैं लगभग अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण की प्रवृत्ति होती है। मैं यहां तो लिख दिया हूं, खैर देखिए जैसे कि एग्जाम्पल में आप समझेंगे, मान के चलिए क्लोरीन है, ठीक है, आपका क्या है, क्लोरीन है, आपका क्या है, आपका नियॉन है, ठीक है। कौन कौन सा है, मान के चलिए क्लोरीन है, नियॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जितने को हम मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। कैसे, अगर इसके परमाणु क्रमांक देखें तो ये 17 है, ये 10 है, ठीक है। कार्बन 6 है, ये 7 है और ये 8 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करें तो 2, 8, 10 और 7 क्या है, 17, ठीक है। यहां पर हम बात करें तो 2 और 8, 10, खैर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन जो ये नियॉन, ये इसके बारे में अलग पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि इसके अष्टक पूरा है, पहले इसी को देख लेते हैं, ठीक है। अष्टक पूरा है, नियॉन क्या है, अक्रिय गैस है, तो अक्रिय गैस वाला पोर्शन हम अलग से बात करेंगे, ठीक है। नियॉन है, ठीक है, ज़ेनॉन है, रेडॉन है, हेक्सॉन है, ठीक है, ये सभी की बातें हम करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं नॉर्मल एक ही एग्जाम्पल देख रहे हैं क्लोरीन का। अगर क्लोरीन की हम बात करें तो क्लोरीन में आप देखते हैं जो चार्ज पड़ता है वो -1 चार्ज पड़ता है। क्या पड़ता है, -1 चार्ज पड़ता है। क्यों, क्योंकि इनमें जो है, इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने होते हैं भाई, 7। क्या है, 7। और अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने हेतु क्या चाहिए, +1 इलेक्ट्रॉन चाहिए,
ठीक है। तो +1 इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले लेते हैं आसानी से और लेकर अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं और माइनस चार्ज ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं? माइनस चार्ज ग्रहण कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की इसमें क्षमता क्या होती है? अत्यधिक होती है। दूसरा अगर पॉइंट पर हम चले, उच्च विद्युत ऋणात्मकता। क्या है? उच्च विद्युत ऋणात्मकता। तो जैसे कि अगर एग्जाम्पल हम देखें तो जैसे कि सोडियम है एक तरफ जिसका परमाणु क्रमांक 11 है और क्लोरीन है एक तरफ जिसका परमाणु क्रमांक 17 है। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2, 10 और 1 और क्लोरीन, ठीक है, ये क्या है? ये धातु है भाई, ये धातु है और ये अधातु है। क्लोरीन 2, 8, 2, 10 और 7, 17। तो इनके 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? सोडियम के 1 है और इसके 7 है, तो ये इसको दे देगा तो +1 इस पर चढ़ जाएगा, ठीक है। जब ये +1 चढ़ जाता है तो आप देखते हैं सोडियम पर मैंने बताया था प्लस चार्ज हो जाता है, क्योंकि ये क्या है? ये विद्युत धनात्मक है। ये क्या है? विद्युत धनात्मक है। और जब क्लोरीन की बात आते हैं तो क्लोरीन पर माइनस चार्ज पड़ जाता है, तो ये क्या हो जाते हैं? विद्युत ऋणात्मकता है, ऋणात्मक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अष्टक पूरा करने के लिए 1 चाहिए और 1 किससे ले लेगा? सोडियम को, किससे? सोडियम से। तो ये हो जाएगा NaCl, हो जाता है कि नहीं? और ये कई बार बता चुका हूँ मैं, चाहे आप पीरियोडिक टेबल की बात करें, परमाणु जो है उसमें बात करें, फिर आप जो आयनिक बॉन्ड वगैरह होते हैं उसमें बात करें, तो ये क्लोरीन का परिभाषा मैं और सोडियम का बहुत सारा दे चुका हूँ। तो उच्च विद्युत ऋणात्मक क्यों होती है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की शक्ति इसमें अत्यधिक होती है। तो दोनों को आप एक साथ मिला के लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है जिस कारण से ये विद्युत ऋणात्मकता कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट 1, 2, 3rd नंबर की बात करें। चलिए चलिए ऑक्सीजन से क्रिया, ठीक है। किसे? ऑक्सीजन से क्रिया। ऑक्सीजन से, हाँ 3rd नंबर में ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अब देखिए ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ऑक्साइड का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं अधातु। क्या है? अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जैसे कि कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा भाई? कार्बन है और आपके ऑक्सीजन है, तो ये क्या बन गया जाए? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। दिख रहे हैं क्या बन रहा है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। कहने का मतलब ये ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो पहली बात ये कि ये कार्बन से, कहने का मतलब ये अधातु से अगर ऑक्सीजन की अभिक्रिया की जाती है तो ये क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है।
अब देख जब ऑक्साइड बनाता है तो यहां पर देखिए इसके ऑक्साइड या फिर अम्लीय होते हैं, ठीक है, जो ऑक्साइड बनाएगा मैं यहाँ पर लिखूंगा, जो ऑक्साइड बनाएगा या फिर अम्लीय होते हैं या उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं, उदासीन, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है तो ये अम्लीय प्रवृत्ति के हैं। किस प्रवृत्ति के हैं भाई? ये अम्लीय प्रवृत्ति के हैं। अगर दूसरे नंबर पर देखें, अगर हाइड्रोजन गैस के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया की जाएगी तो क्या बनता है? 2H2O क्या बनता है? पानी बनेगा। क्या बनेगा भाई? ये क्या है? पानी है। और पानी क्या है? उदासीन है। क्या है? उदासीन है। तो यही कह रहा है कि जब अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाता है, तो जो कि ऑक्साइड अम्लीय भी हो सकती है, उदासीन भी हो सकती है। तो उदासीन यहाँ पर देखिए, जब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया होगा तो वो क्या बनाएगा? पानी बनाएगा। और पानी क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। चलिए ये हो गए तीसरी बातें। जल से या H2O से, डायरेक्ट बोल देता हूं, H2O से अभिक्रिया। देखिए यहां पर याद रखिए, जो अधातु होते हैं सामान्यतः पानी से क्रिया नहीं करते। समझिए मेरी बातें। जो अधातु है सामान्यतः किससे क्रिया नहीं करते भाई? पानी से क्रिया नहीं करते हैं, क्रिया नहीं करते, नहीं करते। परंतु अधातु के ऑक्साइड पानी से क्रिया कर क्या बनाते हैं? ठीक है, अम्ल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? अम्ल का निर्माण करते हैं, अम्ल बनाते हैं या अम्ल का निर्माण करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पर, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया प्लस पानी, इन दोनों की अगर अभिक्रिया कराई जाए तो ये बनता है H2CO3, और इसी को हम बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। क्या है? कार्बोनिक अम्ल। तो आप देख रहे हैं नॉर्मली जो है अधातु सामान्यतः H2 से क्रिया नहीं करते, लेकिन इनके ऑक्साइड है, अधातु के ऑक्साइड। जैसे कि हम देखें इनके ऑक्साइड कौन है? ये ऑक्साइड है भाई। अबे कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाने पर CO2 बना, ठीक है। ये CO2 कैसे प्राप्त हुआ? ये CO2 कैसे प्राप्त हुआ? जब कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएं तब क्या प्राप्त हुआ? CO2 प्राप्त हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिया अगर जो है पानी से करते हैं, वाटर से करते हैं, जल से करते हैं, H2O से करते हैं, तब ये बनाता है क्या? किसका निर्माण करता है? अम्ल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? अम्ल। और अम्ल कौन है? कार्बोनिक अम्ल, या जिसे कार्बोनिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो ये इनके कुछ कुछ गुण हैं। 3 1 2 3 और ये 4 होना चाहिए ना। ठीक है, ये 4 गुण आप देख सकते हैं किनके? इनके रासायनिक गुण के अंतर्गत। क्लियर है बातें? चलिए क्लियर है तो ठीक है, अच्छी बातें हैं। चलेंगे
अब देखेंगे पीरियोडिक टेबल में हम बातें करेंगे जो अधातु है, उस अधातु में हम कुछ कुछ जो अधातु है उसकी चर्चा करेंगे। जैसे अवारा तत्व हाइड्रोजन की बातें करेंगे। हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं, ठीक है, कितने समस्थानिक हैं? 3, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, ये 3 समस्थानिक, उसके बात करेंगे। कार्बन की बात करेंगे, कार्बन के अपरूप की बात करेंगे। क्लोरीन की बात करेंगे, आपके जो अक्रिय गैस है उनकी बात करेंगे। तो कुछ कुछ अधातु हैं उनकी चर्चा हम कर लेंगे और इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा आपका अधातु वाला। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ब्रेक है, 2 मिनट का ब्रेक है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वो पूरी चर्चा हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए तब तक आप इसको देखते रहिए, समझते रहिए। मिलते हैं 2 मिनट के बाद, फिर आगे की बातें करेंगे।
चलिए फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। नेक्स्ट हम बातें करेंगे कुछ अधातुओं के बारे में, और अधातु में सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। किसकी? हाइड्रोजन। चलिए हाइड्रोजन के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बातें तो इनकी जो खोज की गई थी, खोज किया गया था, उसका नाम है हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश। क्या है? कैवेंडिश। कब किया गया था? सन 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने खोज की गई थी। लेकिन इस हाइड्रोजन का हाइड्रोजन नामकरण जो नाम दिया था भाई साहब किसी और ने दिया था, ठीक है, वो थे एंटोइन, ठीक है, एंटोइन लेवाइजर। एंटोइन लेवाइजर, इन्होंने सन 1783 में इस तत्व को क्या कहा? हाइड्रोजन कहा है, ठीक है। इसकी अगर परमाणु संख्या की बात की जाए, परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या कितनी है? 1 है। और इसको आवारा तत्व कहा जाता है। क्या है? आवारा तत्व। और आवारा तत्व क्यों कहा जाता है मैंने समझाया भी था, ठीक है, मैंने समझाया भी था, क्योंकि ये अधातु है तो रखना चाहिए था इस वाले स्थान में, लेकिन रखा इस वाले स्थान में। क्यों? क्योंकि एस ब्लॉक में इसलिए रखा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम देखते हैं कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, पहला और अंतिम एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इनके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? एस ब्लॉक में रखा है, जो जाता है इसलिए एस कक्षक में जाता है, इसलिए एस ब्लॉक में रखा गया है। क्षारी धातु के साथ रखा गया है, लेकिन रखना चाहिए था कहाँ पर? अधातु के साथ, ठीक है। तो यहाँ के भी नहीं हुए, यहाँ के भी नहीं हुए, तो इसका मतलब इसीलिए इसको क्या कहा जाता था? आवारा तत्व कहा जाता था, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है भाई इसके? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने हैं? 1s1, और सबसे हल्की धातु है, ठीक है। क्या है? धातु क्या, सॉरी धातु बोल दिया, गैस, ठीक है। ये सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है आपका? हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन की समस्थानिक की बात करें, इनकी समस्थानिक, तो इनके 3 समस्थानिक होते हैं। कितने होते हैं भाई? 3 समस्थानिक होते हैं। एक तो होता है 1s2, ठीक है, 2s2, सॉरी 1s2, 1s1, 1s1, 1s2 और 1s3, जिसको क्या कहा जाता है? प्रोटियम, ड्यूटीरियम, और तीसरा जिसको कहा जाता है ट्राइटियम, ठीक है। और समस्थानिक के बारे में मैंने बताया था, समान स्थान रखने वाला। कहने का मतलब है जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, उसको समस्थानिक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, प्रोटियम में द्रव्यमान की संख्या 1 है, ड्यूटेरियम में द्रव्यमान की संख्या 2 है, ट्राइटियम में द्रव्यमान की संख्या 3 है, ठीक है।
तो इसलिए क्या कहा जाता है इसको, ठीक है, समस्थानिक का नाम दिया गया है। चलिए इसका उपयोग अगर देखा जाए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं हाइड्रोजन से संबंधित, इनका यूज देखा जाए, उपयोग देखा जाए तो कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, अंतरिक्ष यान में, अंतरिक्ष यान एवं रॉकेट में, क्या पर, रॉकेट में ईंधन के रूप में, किसके किसके रूप में भाई, ईंधन के रूप में, के रूप में क्या होता है, इनका उपयोग आपको देखने को मिलता है। चलिए ये बात हो गई किसकी, हाइड्रोजन की। अब बात करते हैं कार्बन की। नेक्स्ट है क्या, कार्बन। तो कार्बन के बारे में अब जानते हैं। चलिए कार्बन के बारे में, सबसे प्राचीन ये तत्व है भाई, कार्बन क्या है, कार्बन के बारे में क्या कहा जाता है, सबसे प्राचीन तत्व है। पहली बातें, और दूसरी बातें, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या कितनी है इसकी, इसकी 6 है। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान 12.1, ठीक है। और ये ठोस अवस्था में मिलते हैं, किस अवस्था में मिलते हैं भाई, ठोस अवस्था में पाई जाती है, अवस्था में प्राप्त और इसके कार्बन के अपरूप भी है, अपर रूप। और कार्बन के अपरूप कौन है, एक तो मैंने क्या कहा, हीरा है, और दूसरा ग्रेफाइट है। क्या है, ग्रेफाइट, ठीक है, क्या है, हीरा और ग्रेफाइट। देखिए हीरा और ग्रेफाइट है, हीरे के बारे में कहा जाता है कि हीरा जो है, ठीक है, एक कार्बन परमाणु के साथ 4 उसके कार्बन परमाणु क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। एक कार्बन का परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, एक कार्बन परमाणु के साथ 4 अन्य कार्बन परमाणु क्या होते हैं, जुड़े होते हैं जब से। और ये सबसे कठोर पदार्थ होते हैं, क्या है, कठोर पदार्थ होते हैं हीरा। साथ ही साथ ये सुचालक होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, पारदर्शी होते हैं, ठीक है, रंगहीन होते हैं, चलिए ग्रेफाइट के बारे में याद रखिए। ग्रेफाइट के बारे में क्या है भाई, कि इनमें एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े। तो यहाँ भी ऐसे हम अगर इस प्रकार से बनाएं तो ये 4 अन्य, इसके साथ ये 4 अन्य, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसके साथ ये 4 अन्य, इसके साथ ये 4 अन्य, इस प्रकार से ये क्या है, लंबी चैन नुमा इस प्रकार से संरचना बनाते हैं और ऐसे एकदम से जुड़े रहते हैं, ठीक है। चलिए तो एक कार्बन परमाणु
यहाँ पर ऐसे भी है, ग्रेफाइट एक कार्बन परमाणु के साथ 3 कार्बन परमाणु जो है जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए और कुछ है बात करने में। चलिए उत्कृष्ट गैस की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या है उत्कृष्ट गैस? उत्कृष्ट गैस, अब उत्कृष्ट गैस किसे कहा जाता है भाई? आप देखिए, जितने यहां पर आप देख रहे हैं, जबकि जो है हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ठीक है, आपके जितने हैं क्या है वो उत्कृष्ट गैस है। ठीक है, और उत्कृष्ट गैस किस लिए कहा जाता है? अगर आप देखेंगे, मैंने क्या कहा, आपके हीलियम है, ठीक है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, आपके नियॉन है जिसका 10 है, आपका ऑर्गन है जिसका 18 है, आपका यदि क्रिप्टॉन है इसका 36 है, जेनॉन है 54 है, रेडॉन है 86 है और ऑसोसिस है, तो ये क्या है 118 है। तो इस प्रकार से जितने हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। और उत्कृष्ट गैस किस लिए कहलाते हैं भाई? कारण क्या है? कारण है हीलियम को छोड़कर, इसको क्या है छोड़कर, मैंने क्या कहा, हीलियम को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों की, सभी उत्कृष्ट, समझिएगा, सभी उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता 0 होती है, या बोल सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कि अष्टक पूरा होता है, या अष्टक पूरा होता है। मैंने क्या कहा आप यहां समझिए, मैंने क्या कहा, सॉरी, मैंने क्या कहा कि हीलियम को छोड़ करके, किसको? हीलियम को छोड़ करके सभी उत्कृष्ट गैसों की जो संयोजकता है वो 0 होती है, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि इसका अष्टक पूरा होता है। जैसे कि 1-2 को मैं समझा देता हूं, 2 को मैं समझा देता हूं, आप बाकी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 2, 8, 8 और 2 कितना हो गया? 10। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 10, 8, 18। ठीक है, क्या है? 18। अब देखिए जितने भी आएंगे यहाँ, मैं सबको तो समझाते नहीं भी लूँगा, ठीक है, आप 1-2 समझिए तो आप समझ सकते हैं। यह बाहरी जो इलेक्ट्रॉन है, इनकी बाहरी इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है, इनकी अष्टक पूरा हो चुका है। मतलब भाई अष्टक किसे कहा जाता है? जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या है टोटल 8 हो जाता है, तो ये क्या कहते हैं? अष्टक कहते हैं। अष्टक पूरा हो जाता है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए इसके बाह्यतम कोश में।
किसी परमाणु के 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होनी चाहिए। तो ये 8 हो गया, फुलफिल हो गया। और साथ ही साथ इनकी संयोजकता 0 है। और संयोजकता हम कैसे निकालते थे? 2 कंडीशन में निकालते थे। आप समझते हैं ना, मैं पढ़ा चुका हूँ संयोजकता या वैलेंसी जिसे कहा जाता है। ठीक है, कि एक कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर दूसरा। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता था कि यदि आपका इसके जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन, किसी भी कोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, तो संयोजकता कितनी होगी? वो अंतिम इलेक्ट्रॉन ही उनकी संयोजकता होगी। अंतिम इलेक्ट्रॉन ही क्या होगा? संयोजकता होगा। कहने का मतलब है कि इसका सूत्र हमने क्या बताया था? संयोजकता बराबर अंतिम इलेक्ट्रॉन की संख्या। अंतिम इलेक्ट्रॉन की संख्या मैंने बताया था। और जब 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6, 7 और 8 होगी, 5 होगी या 6 होगी, 7 होगी या 8 होगी, तो क्या होगा? संयोजकता आपको दिखाई दे नहीं होगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। संयोजकता बराबर 8 माइनस 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मैं ये पढ़ा चुका हूँ। तो ये हम अगर करें 8 माइनस 8 करें तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। ये 72 कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, तो एस माइनस संयोजकता बराबर 8 माइनस 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दूसरा कंडीशन हम देखे थे, जब 72 कोष में उनके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे। तो जो उत्कृष्ट गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अष्टक पूरा हो चुका है और इसकी संयोजकता 0 होती है। ठीक है, चलिए, तो ये बातें हैं उत्कृष्ट गैसों की बातें। हाँ, और एक चीज मैंने बताया था कहाँ पर, जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़े थे, तो पीरियोडिक टेबल पढ़े तो मैंने बताया था कि कौन सा जो है उत्कृष्ट गैस कैसा है। ठीक है, कौन भूपर पट्टी में पाया जाता है, कौन अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, कौन कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये सभी बातें हम कर चुके हैं। तो इसको बस इतना ही बताना था कि उत्कृष्ट गैस आपको ये सारे अधातु है, गैस है, और इस प्रकार से इसको उत्कृष्ट गैस इसलिए कहा जाता है। ठीक है, चलिए, क्लियर है बातें? तो और ज़्यादा तो कुछ खास रहा नहीं, कुछ खास है ही नहीं। ठीक है, जिसे बताया जा सके। ठीक है, चलिए, तो एक क्लास और होगा उपधातु का, मेटोलॉइड का। ठीक है, तो उपधातु में हम उसको बात करेंगे अलग से। ठीक है, उपधातु कहने का मतलब है कि उसमें धातु के साथ साथ अधातु के गुण भी रहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। तो उपधातु वाली बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं। ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना ही। ज़्यादा इसमें आपको खासकर क्वेश्चन धातु से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये है अपना चौथा क्लास, 4th क्लास। और कल यानी कि 5th क्लास में आपका पूरा फिनिश हो जाएगा मेटल्स, नॉन मेटल और मेटोलाइट। ठीक है, चलिए, ठीक है, कल ख़त्म हो जाएगा आपका सभी। तो चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब आपसे आगे की बातें करेंगे। चलिए, थैंक यू।